नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग फरवरी 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन ए, बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण या फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बी, सीखने के संकेतों को और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। सी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। या फिर डी है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का गैप दिया जाएगा, जिससे पहले आप खुद क्वेश्चन करें, उसके बाद उसका आंसर देखें, जिससे आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ए है, बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना या फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? अर्थात आकलन प्रक्रियाओं में सबसे कम उपयुक्त कथन जो है ऑप्शन ए है, जिसमें बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीड देना वांछनीय अभ्यास है। ये सबसे कम उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन ए, वर्गीकरण एवं चर्चा। बी, परिकल्पना एवं प्रयोग। सी, न्याय के लिए सरोकार। या फिर डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। डी इसका आंसर है, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, जिसमें कह रहा है कि आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इस प्रश्न में जो माध्यम है वो कह रहा है कि इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार का कौशल का आकलन किया गया है। तो इसमें जिस प्रकार के कौशल का आकलन किया गया है वह है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 63, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को, उसके बाद डॉट 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 दिया गया है, द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन ए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सी, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। या फिर डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। डी इसका आंसर है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। क्वेश्चन में कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दे को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, कक्षा 5 अ के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5 ब के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए, बद्ध अंत वाला अभिसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। बी, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। सी, मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। या फिर डी, बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। हमें इन दोनों प्रश्नों की प्रकृति बताना है। बी इसका आंसर है, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। अर्थात जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में कह रहा है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, तो ये मुक्त अंत वाला है। अर्थात इसमें 5 लाभ कुछ भी लिखा है, मुक्त अंत का मतलब स्वच्छंद कुछ भी लिखा जा सकता है 5 इसके लाभ, और ये अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो?
तो ये बद्ध अंत वाला और अपसारी है। अगर कोई पेड़ ना हो तो इसका एक ही रिजल्ट होगा कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये बद्ध अंत वाला और ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। इसकी हम व्याख्या देख लें थोड़ा। जब किसी प्रश्न का उत्तर निश्चित सीमा में बांध कर नहीं लिखा जाता है तो वह मुक्त अंत वाला या अभिसारी प्रकृति का होता है, जबकि निश्चित सीमा तथा अनिवार्य शर्त के अनुसार लिखा जाए तो बहुमत वाला अपसारी प्रकृति का प्रश्न होता है। कक्षा 5 के सवाल के अनुसार पेड़ के लाभ लिखना किसी निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं करता है, अतः यह मुक्त अंत वाला अभिसारी प्रकृति का है। जबकि कक्षा 5 के सवाल के अनुसार अगर पृथ्वी या पेड़ न बचे तो धरती पर क्या होगा, यहाँ पेड़ न होना एक अनिवार्य शर्त लगा दी गई है, अतः यह बद्ध अंत वाला अपसारी प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन कह रहा है मौखिक परीक्षाएं क्यों हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। दूसरा कह रहा है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तीसरा विकल्प है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। या फिर चौथा विकल्प कह रहा है किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इसमें बताना 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन कौन सही है कौन सही नहीं है। ये इसका आंसर है। 1, 2 और 3 सही है, चौथा विकल्प सही नहीं है। जैसे क्वेश्चन इसमें कह रहा है कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो 3 कथन सत्य हैं, पहला है मौखिक परीक्षाएं इसमें होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। और दूसरा है ड्राइंग भी होनी चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों को आनंद आता है। और तीसरा शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी होनी चाहिए। चौथा विकल्प इसमें सही नहीं है जिसमें कह रहा है कि किसी को न रोके नीति, ये सही नहीं है। को ध्यान में रखते हुए आकलन की आवश्यकता नहीं है। आकलन की आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं है, आकलन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल को लेती है और पानी में डाल देती है। वह दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर पानी में डाल देती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से व्याकरण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला परिकल्पना, दूसरा है वर्गीकरण और तीसरा है अवलोकन और चौथा है मापन। इसका आंसर है अवलोकन। इस प्रकार के प्रश्न को उत्तर देने के लिए जो है अवलोकन कौशल का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, और व्याख्या उन्हीं प्रश्नों की बताई जाएगी जो बहुत आवश्यक हो, जो सिंपल आसान क्वेश्चन हो, उसको हम केवल उसका आंसर देख लेंगे जिससे हमारा समय बचेगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय यहाँ पे दिया गया है डॉट या स्पेस के स्थान पर निम्नलिखित वांछनीय अभ्यास हैं। ऑप्शन ए आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। बी बच्चे की अस्मिता का पोषण करने। सी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। या फिर डी पाठ्यवस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। सी इसका आंसर है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित वांछनीय अभ्यास है, मतलब किसको छोड़ करके बाकी सही है, कौन वांछनीय है। तो केवल सी को छोड़ करके बाकी सही हैं। जो सी में कह रहा है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना चाहिए, तो पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें ज़्यादातर जो है व्यवहारिक और जीवन से संबंधित क्वेश्चन होने चाहिए। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 68 है
महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। सी, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। या फिर डी, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। बी इसका आंसर है, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन में कह रहा है महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं और वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अर्थात इसमें कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो जो सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है वो ऑप्शन बी है कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षार्थी एक पौधे को अपना ले और उसका पोषण करे, उसको देखभाल करे कि वो पौधा सूखे ना, उसका ठीक से विकास हो। हर व्यक्ति एक पौधे को अपना लेगा तो इससे बहुत सारे वृक्ष जो है आसानी से विकसित हो जाएंगे और हमारे पर्यावरण का ह्रास रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, यह सहपाठी अध्ययन को बढ़ावा देता है। 2, यह सामाजिक अधिगम के बेहतर बना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, क्या लिखा है। तीसरा है, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। या फिर डी चौथा है, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सही है कौन सही नहीं है। सी इसका आंसर है, 1 2 3 सही है, चौथा विकल्प सही नहीं दिया गया है। जैसे इसमें कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है और जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं तथा वह उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ये तीनों विकल्प सही हैं, चौथा सही नहीं है। इसमें जो ये कह रहा है कि यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है, अर्थात ये अनुशासन को बिल्कुल नहीं बढ़ावा देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेत का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए, चित्रपठन। बी, सृजनात्मक लेख। सी, निदर्शन प्रदर्शन। या फिर डी है हस्तपरक गतिविधि। डी इसका आंसर है हस्तपरक गतिविधि। क्वेश्चन कर रहा है प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेत का आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है? जो आकलन का प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका है वो डी है हस्तपरक गतिविधि, अर्थात हाथ से जो की जाने वाली गतिविधियाँ वो ज़्यादा उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ऑप्शन ए, परिवार एवं समुदाय। बी, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें। सी, शिक्षक। या फिर डी है चौथा, कहानियाँ एवं कविताएँ। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें बताना है कौन सही कौन सही नहीं है। इसका आंसर बी है, 1 2 3 और 4 चारों यहाँ पे सही दिए गए हैं। जो विकल्प दिए गए हैं चारों सही हैं, जिसमें कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जैसे
सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, सारे स्रोत हो सकते हैं ये चारों, जैसे परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें। शिक्षक भी उसका स्रोत हो सकता है, क्योंकि शिक्षक कहानियाँ आदि के माध्यम से बताता है सारी चीज़ें विद्यार्थियों को। और चौथा है कहानियाँ एवं कविताएँ, ये सब इसके स्रोत हो सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72 है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी, उनमें से धूल को हटाने के लिए, सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या फिर डी, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। सी इसका आंसर है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, रेनू की दीदी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, पेड़ों कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। हमें बताना है इसमें से कौन विकल्प सही है, कौन सही नहीं है। ये इसका आंसर है, 1 और 2 विकल्प सही है, तीसरा सही नहीं है। कुएं में पानी कम हो जाने का कारण जो है, पहला है, पहले दोनों विकल्प इसके हैं, पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, ये भी सही है। और दूसरा, आसपास के इलाके में बहुत सारी बोरिंग पंप लग गए हैं, इसकी वजह से भी जल स्तर नीचे चला जाता है। और तीसरा विकल्प, प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल होने का कारण भी हो सकता है, ये नहीं है। इसकी हम व्याख्या देख लें। पेड़ तथा कुएं के आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक देने पर पानी रिसकर पृथ्वी के नीचे नहीं जाता, जिससे जल स्रोतों का स्तर नीचे गिर जाता है और पानी सूख जाता है। और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाने के कारण भी जल द्वारा पंपों के द्वारा जल का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस क्रिया के द्वारा भी जल स्तर नीचे चला जाता है और कुएं का पानी सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? ऑप्शन ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। या फिर डी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। इसका आंसर है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला इसलिए भैंस पर बैठता है कि उसके भैंस के ऊपर जो छोटे छोटे जो जीव, मक्खियाँ आदि छोटे जीव होते हैं, कीटाणु टाइप के होते हैं, उनको खा लेता है। इसलिए बगुला और भैंस में जो सहजीवी का संबंध होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ऑप्शन ए, भोजन भंडारण या संचित करना। बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। सी, पौधे को सहारा देना। या फिर डी, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। बी इसका आंसर है, ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये सही नहीं है जड़ का कार्य, बाकी सारे जड़ के कार्य हैं। नेक्स्ट, करुणा मलस्री के बारे में दिया गया है, ये जो चूँकि 2016 का क्वेश्चन है, तो 2016 के क्वेश्चन आगे नहीं आएंगे, ये 2016 से रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को ना देखें, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, वे जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बी, सामुदायिक स्रोतों के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीसरा है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। या फिर चौथा, उनमें केवल संदूषित जल होता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए, मैं बताना कौन सही है, कौन सही नहीं। 20 का आंसर है, 1, 2, 3 पहले दूसरे तीसरे सही हैं, चौथा विकल्प सही नहीं दिया गया है। ये जो सीढ़ीदार या बावड़ी
कि बावड़ी टाइप के जो कुएं होते हैं उसमें 3 विकल्प में, पहला है वे जल के भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये सही है। दूसरा, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी सही है। और तीसरा है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी सही है। और चौथा इसमें कह रहा है कि उनमें केवल संदूषित जल है, ये सही नहीं है क्योंकि उसमें स्वच्छ जल होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 78। बरवली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरवली नामक स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान या फिर डी बिहार। इसका आंसर है महाराष्ट्र। बरवली महाराष्ट्र में है। बरवली चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह बरौली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। यह जनजाति महाराष्ट्र में रहती है तथा वह स्थान भी बरौली के नाम से जाना जाता है जहाँ ये रहती हैं। यह मुंबई के पास स्थित है। यह जनजाति पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। बरौली जाति पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बी केरल, गुजरात और कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक या फिर डी गोवा, कर्नाटक और केरल। ये इसका आंसर है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है 80। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता। ये इसका आंसर है बाघ। बाघ में सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेने वाला जानवर है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में है या किन पर्वतों के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए विंध्याचल, बी अरावली, सी पश्चिमी घाट या फिर डी पूर्वी घाट। सी इसका आंसर है पश्चिमी घाट। जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो जो अनेक सुरंगें मिलती हैं रास्ते में वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं या कहाँ से हमारा देश जस्ट उल्टा है बिल्कुल? ऑप्शन ए अलास्का, बी लीबिया, सी अल्जीरिया या फिर डी अर्जेंटीना। डी इसका आंसर है अर्जेंटीना। ग्लोब पर भारत की स्थिति तथा अर्जेंटीना की स्थिति देखने से पता चलता है कि हम भारत के लोग अर्जेंटीना के ठीक सापेक्ष या जस्ट ठीक उल्टे हैं, अपोजिट में हम लोग खड़े हैं ग्लोब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, बी मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, सी मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या फिर डी मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। ये इसका आंसर है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में या एक साथ नहीं रहती हैं? कॉलोनी का अर्थात किसी घर में नहीं, कॉलोनी मतलब ग्रुप में, एक समूह बना करके इसमें से कौन नहीं रहती हैं? ऑप्शन ए ततैया बर्रा, बी चींटी, सी दीमक या फिर डी मकड़ी। डी इसका आंसर है मकड़ी। मकड़ी समूह में नहीं रहती है, अर्थात वो अकेले, ज़्यादातर आप मकड़ी को देखेंगे तो अकेले ही रहती है जहाँ पे भी रहती है।
या एक दो मकड़ियाँ रहती हैं, जबकि दीमक है, चींटी है, या तरे या बर्रा, जो आप देखेंगे गाँव वगैरह में बर्रा होती हैं पीले रंग की, ये सारी एक ग्रुप में रहती हैं। अगर उनको कोई छेड़ता है तो इस समूह में उस पर हमला कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं और मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? हमें ये बताना है कि ये गांव किस राज्य में होगा जिसमें ये सारे लक्षण हों। ऑप्शन ए असम, बी है उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, या फिर डी बिहार। ए इसका आंसर है असम। ये सारे जो उपरोक्त लक्षण, जहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में होती है और मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से मकान लकड़ी के बने होते हैं और मकान जो है लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बना होता है और उनकी छतें ढालू बनाई जाती हैं, ये सारे लक्षण असम के गाँवों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखें। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? डी इसका आंसर है झारखंड। कुडुक झारखंड। कुडुक जो है, कुडुक उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में निवास करती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? ऑप्शन ए भोजन, बी सौरमंडल, सी मौसम, या फिर डी ऊर्जा। ए इसका आंसर है भोजन। राष्ट्रीय पाठचर्या या CNF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो भोजन। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या CNF 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल मौसम भूगोल की विषय वस्तु है तथा ऊर्जा विज्ञान की विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु या थीमा आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ऑप्शन ए, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। या फिर डी, यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। डी इसका आंसर है यह सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु या थीमा आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सशक्त है? तो सबसे अधिक जो उपयुक्त कथन है यह है कि यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखें। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? ऑप्शन ए, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बी, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। सी, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। या फिर डी, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। सी इसका आंसर है, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ये सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। 11 प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने या सीखने के लिए कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है और पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने के लिए कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? यस, कौन यहाँ पे बिल्कुल कौन सबसे
कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करते हैं, यह विकल्प सही नहीं है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखें। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में ऑप्शन ए परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए, 2 रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, 3 बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, 4 बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। ऑप्शन ये इसमें 4 विकल्प दिए गए, मैं बताना कौन विकल्प सही है कौन सही नहीं है। डी इसका आंसर है, 1, 2 और 3 पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या क्या हो सकता है, तो इसमें पहला है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, ये सही है। दूसरा है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सत्य है। तीसरा है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सारे सही हैं। चौथा इसमें सही नहीं दिया गया कि बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ये सही नहीं है। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग उन जटिल प्रश्नों को देख लें जिनको थोड़ा सा हमें समझने या पढ़ने या याद करने में कठिनाई महसूस होती है, उनको हम दोबारा से देख लेते हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, कक्षा 5 अ के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5 ब के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन सवालों की प्रकृति कैसी है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला में कह रहा है बद्ध अंत वाला अभिसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। बी कह रहा है मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। सी कह रहा है मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। और डी में कह रहा है बद्ध अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। 20 का आंसर है मुक्त अंत वाला अभिसारी और बद्ध अंत वाला अपसारी है। इसमें हम इसकी व्याख्या देख लें। जब किसी प्रश्न का उत्तर निश्चित सीमा में बांध कर नहीं लिखा जाता है तो वो मुक्त अंत वाला और अपसारी प्रकृति का होता है, जबकि निश्चित सीमा तथा अनिवार्य शर्त के अनुसार लिखा जाए तो वह बहुमत वाला या अपसारी प्रकृति का होता है। कक्षा 5 अ के सवाल के अनुसार पेड़ के लाभ लिखना किसी निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं करता, अतः यह मुक्त अंत वाला और अभिसारी प्रकृति का है। जबकि कक्षा 5 ब के सवाल के अनुसार अगर पृथ्वी या पेड़ न बचे तो धरती पर क्या होगा, यहाँ पर पेड़ न होना एक अनिवार्य शर्त लगा दी गई है, अतः यह बद्ध अंत वाला या फिर अपसारी प्रकृति का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देख लें। सेवेंटी वन में यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ऑप्शन ए परिवार एवं समुदाय, बी 2 है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, तीसरा है शिक्षक, या फिर चौथा कहानियाँ एवं कविताएँ। 20 का आंसर है, चारों इसमें विकल्प सही दिए गए हैं। ये सजीव निर्जीव जल चक्र पौधे आदि इन सभी के अंतर्गत अगर हम देखें तो इनका स्रोत जो होता है परिवार एवं समुदाय होता है, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें भी होती हैं, शिक्षक भी होता है और कहानियाँ एवं कविताएँ सारे इनके स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखें। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन पहला दिया गया है पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ये इसका आंसर है 1 और 2। कुएं के सूखने का जो कारण है उसमें पहला विकल्प कह रहा है पेड़ों, और पहला सही है कि पेड़ों तथा कुएं के आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया, ये भी सही है। और दूसरा, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप हो गए हैं, ये भी सही है। इसकी हम व्याख्या देख लें, ये स्पष्ट हो जाएगा। पेड़ तथा कुएं के आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक देने पर पानी रिसकर पृथ्वी के नीचे नहीं जा पाएगा, जिससे जल स्रोतों का स्तर नीचे गिर जाता है।
इससे जिससे कुएं का पानी सूख जाता है, या फिर पानी दूसरा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाने के कारण भी पानी का जो जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। इससे भी जो पुराना कुआं है वो उसके सूखने का डर रहता है। नेक्स्ट, नहीं इसको तो हम लोग देख लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 78 देखें। इसमें हम केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिनको हमें पढ़ने में या समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। बरौली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरौली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार? ए इसका आंसर है महाराष्ट्र। बरौली जो है चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह बरौली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। यह जनजाति महाराष्ट्र में रहती है और वह स्थान भी बरौली के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के पास में स्थित है तथा यह जनजाति पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखें। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग या लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। ठीक उल्टे हमारे देश के ठीक उल्टा कौन देश पड़ता है? ऑप्शन ए अलास्का, बी लीबिया, सी अल्जीरिया या फिर डी अर्जेंटीना। डी इसका आंसर अर्जेंटीना। भारत के ठीक उल्टे या अपोजिट सापेक्षित अपोजिट में जो देश पड़ता है वो अर्जेंटीना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहती है? यहाँ पे बस्ती का मतलब हमारे बस्ती में नहीं, उनकी एक बस्ती होती है, उनकी एक कॉलोनी होती है, उनका एक ग्रुप समूह होता है। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी जो नीचे दी गई कौन जो चींटियाँ हैं, मकड़ियाँ आती हैं, ये ग्रुप में नहीं रहती हैं, कॉलोनी में नहीं रहती हैं। ऑप्शन ए ततैया या बर्रा, बी चींटी, सी दीमक या फिर डी मकड़ी। डी इसका आंसर मकड़ी। इसमें जो है मकड़ी ग्रुप में नहीं देखी जाती। मकड़ी जो है ज़्यादातर अकेले रहती है। कहीं भी आप देखेंगे तो एक दो या दो चार रहती हैं, वो भी अलग अलग रहती हैं। जबकि चींटियाँ हैं, दीमक हैं या बर्रा हैं, बर्रा जो बर्रा लोग कहते हैं गाँव में, पीले रंग की होती हैं, ये सारे ग्रुप में रहते हैं। और अगर इनको कोई छेड़ता है तो ये सभी मिल करके उस पर आक्रमण कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखें। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी झारखंड। डी इसका आंसर है झारखंड। कुड़ुक ओराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 देखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? ऑप्शन ए भोजन, बी सौरमंडल, सी मौसम या फिर डी ऊर्जा। ए इसका आंसर है भोजन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है तथा ऊर्जा विज्ञान की विषय वस्तु है। इसके बाद हम लोग 88 क्वेश्चन देख लें। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु या थीमा आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ऑप्शन ए यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। या फिर डी यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। डी इसका आंसर है यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है।
क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु या थीमा आधारित उपागम को अपनाने या समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है या कौन सबसे उपयुक्त है। तो ये सबसे उपयुक्त कथन यहाँ पे है, यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।